आज हमारा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पहले समझते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो डाइजेशन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। मतलब कॉम्प्लेक्स जो भी फूड हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने की ही प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। कि जो भी हमने खाना कोई भी चीज़ खाई वो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, लाइक जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन या कोई भी चीज़ खाया तो वो ग्लूकोज में टूटता है। तो ग्लूकोज क्या है? सिंपल। तो इसलिए ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल में क्या कहलाता है? डाइजेशन। अब डाइजेशन के पार्ट की बात करें कि डाइजेशन के पार्ट कितने होते हैं, तो सबसे पहले होता है माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। अगर स्टोमक की बात करें तो स्टोमक में 3 पार्ट होते हैं स्टोमक के, फंडस, कार्डियक, और कार्डियक को ही बॉडी कहते हैं, और पाइलोरिक। ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। अब लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। अब रेक्टम में ही ये हो गया। उसके बाद में कोलोन की बात करें, कोलोन में भी असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। ये 4 पार्ट कोलोन के हो जाते हैं, 3 पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के और 3 पार्ट ही स्टोमक के। अब स्टोमक में सबसे पहले अगर माउथ की बात करें, माउथ से स्टार्ट करते हैं, तो माउथ में होता है हमारा सलाइवा। सलाइवा निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से, जो कि लगभग 3 पेयर्स की होती है। मतलब 3 जगह पे होती है, 3 पेयर्स में होती है। मतलब 3 होती है, पेयर्स में होती है, 3 जगह पे होती हैं। सब मैंडिबुलर, पैरोटिड और सब लिंगुअल। उसके बाद में इसमें सलाइवा निकलता है। सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट रहता है वो होता है टाइलिन, जिसमें पी साइलेंट होता है, टाइलिन। इसका जो टाइलिन होता है इसको सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या कहलाता है? ये सलाइवरी एमाइलेज कहलाता है। इसका जो काम होता है वो वर्क रहता है एमाइलेज का, टाइलिन का। ये जो भी कुकड स्टार्च होता है, जो भी हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स को, उसको स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में एक बस जब इसमें जो माउथ का जो वर्क रहता है वो खाने को चबाना और सलाइवा को मिक्स करना। जब माउथ में खाना चबाते हैं, चबाने के बाद में जो जो सेमी सॉलिड जैसा बन जाता है तो वो कहलाता है सलाइवा में मिक्स फूड, वो कहलाता है बोलस। क्या कहते हैं उसको? बोलस कहते हैं। यहाँ बोलस कहलाता है। जब फूड में सलाइवा मिक्स हो जाता है उसको कहते हैं बोलस। ये बोलस ईसोफेगस के थ्रू यहाँ से पेरिस्टालसिस मूवमेंट यहाँ से ईसोफेगस से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से स्टोमक में आता है। स्टोमक में प्रेजेंट रहता है हमारा, स्टोमक के जैसा कि बताए 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, कार्डियक और पाइलोरिक। स्टोमक की अगर बात करें तो स्टोमक में जो होता है हमारे प्रेजेंट रहते हैं एंजाइम्स। तो सबसे पहले होता है स्टोमक की अगर बात करें तो स्टोमक में एंजाइम जो होता है वो पेप्सिन और रेनिन होते हैं, और HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, जो इसका वो वर्क रहता है, ये मेंटेन करता है उसका एसिडिक pH को मेंटेन करता है, और जो भी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया जो आ गए हमारे खाने के साथ में उनको किल कर देता है, उनको मार देता है। बाकी साथ ही साथ जी पेप्सिन और रेनिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं, जिनको कहते हैं काइमोजन। तो जैसे पेप्सिनोजन और रेनिनोजन, यहाँ पे देख रहे हैं पेप्सिनोजन और रेनिनोजन, ये HCl की उपस्थिति में एक्टिवेट हो जाते हैं। किसमें? पेप्सिन में, पेप्सिनोजन पेप्सिन में, रेनिनोजन रेनिन में। जो कि ये पेप्सिन क्या काम करता है? ये प्रोटीन को
डाइजेस्ट करता है, और रेनिन क्या करता है, ये मिल्क की प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये सिर्फ मिल्क की ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, उसको ही तोड़ेगा। तो इसमें 2 एंजाइम रहते हैं एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क क्या रहता है, सबसे पहले जो भी माइक्रोब्स आए हैं उनको किल करना, और साथ ही साथ दूसरा इनको जो भी एंजाइम इनएक्टिव है उनको एक्टिवेट करना। तीसरा काम रहता है जो भी हार्ड फूड पार्टिकल हमारे अंदर पहुंच गया है, कोई भी पार्टिकल हार्ड पहुंच गया तो उसको सॉफ्ट करना, तो वो उसको सॉफ्ट करता है जिससे उसका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो जाता है। उसके बाद में जब इसमें स्टोमक की अगर वर्क की बात करें तो स्टोमक का काम होता है ये स्टोरेज करता है। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैले के रूप में सी शेप में होता है। इसका जो शेप होता है वो सी शेप होता है, सी शेप का होता है, और जिसमें से लगभग 2.5 से 3.5 घंटे तक भोजन फूड जो है इसके अंदर रुकता है, और इसमें ये मिक्सर और ग्राइंडर की तरह काम करता है। तो इसका वर्क हो गया स्टोरेज करना, फूड का स्टोरेज करना। दूसरा मिक्सर और ग्राइंडर की तरह वर्क करना, फूड को, एंजाइम्स को, HCl को इसमें मिक्स करना। जब इसमें ये फूड जो बोलस जो आया हमारा बोलस जब HCl में और इसमें रेनिन और पेप्सिन में मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है, काइम। वो बन जाता है यहाँ पे काइम। ये जो काइम है वो थोड़ा थोड़ा करके 20 ml 15 ml कर करके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में नीचे आता रहता है। यहाँ पे एक स्पिंचर्स होते हैं, वाल्व लगा होता है, स्पिंचर के थ्रू धीरे धीरे इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरता रहता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। इसके साथ साथ में इसमें 2 और भी ग्लैंड्स रहती हैं जैसे लीवर और पैनक्रियाज, ये साइड्स में होती हैं। ये कहलाती हैं एसेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियाँ, जो कि भोजन में डायरेक्टली, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती हैं लेकिन उसके साथ साथ में उसको हेल्प करती हैं। तो ये कहलाती सहायक ग्रंथियाँ, एसेसरी ग्लैंड्स। तो पैनक्रियाज की अगर बात करें, पैनक्रियाज और लीवर का मतलब बाइल जूस निकलता है इससे, जो कि गाल ब्लैडर होता है, इसका पार्टी होता है लीवर का बीच बैक साइड में। उससे ये एक डक्ट के थ्रू, ये डक्ट उनकी आई हुई है, इस डक्ट के थ्रू ये डिओडिनम पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट में अपना सिक्रीशन डालती हैं। जो भी इनका जो सिक्रीशन आएगा, जो भी इनका जो जूस आता है, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस, लीवर से बाइल जूस, क्या आएगा यहाँ से, बाइल जूस। ये बाइल जूस आके डिओडिनम पार्ट में गिरेगा। अब अगर पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज में, पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होते हैं वो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज रहते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, और लाइपेज फैट पे वर्क करता है, फैट को तोड़ता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। अब अगर इधर बात करें लीवर से निकलता है बाइल जूस। बाइल जूस में एंजाइम नहीं होते हैं, उसमें साल्ट होते हैं, बाइल साल्ट, जिसको क्या कहते हैं, बाइल साल्ट। जो बाइल साल्ट्स रहते हैं 2 रहते हैं, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, जो कि फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इमल्सिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इममिसिबल चीज़, जो भी 2 चीज़ें जो आपस में नहीं मिलती हैं, जैसे लाइक वाटर, अगर ऑयल को अगर वाटर में मिलाएं तो आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें अगर कोई भी ट्रेगाकैंथ लाइक स्टार्च अगर डाल के हम उसको हिलाएं तो वाटर आसानी से ऑयल में मिक्स हो जाता है। ऐसे ही फैट हमारा वाटर में मिलता नहीं है, बट ये बाइल साल्ट्स जो हैं इसको हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन में, जिससे कि जो फैट है वो वाटर में आसानी से मिल जाए और एंजाइम उस पर प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। उसके बाद में ये यहाँ पे आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, दीवार होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो भी कुछ अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करता है।
एक्सक्रीशन करता है, तो वो उसको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या कहलाता है वो? इंटेस्टाइनल जूस। वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार से निकलने वाले जूस कहलाते हैं इंटेस्टाइनल जूस। वो कहते हैं उनको सबसे पहले इरप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, गैलेक्टेज, सुक्रेज ये एंजाइम निकलते हैं। इरप्सिन फिर यहाँ पे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड्स में, पेप्टोन्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ता है, और माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज में तोड़ता है, गैलेक्टोज शुगर को ग्लूकोज में तोड़ता है, और सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। इसका ब्रेक डाउन होता रहता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, कोई भी चीज़ हम खाते हैं वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ब्लड में कहाँ, स्मॉल डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा हमारा एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। क्यों होता है? अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर दीवार को हम इसका एक सेक्शन काटें और उसको खोल के ओपन करके देखें तो इस तरह से उसमें फोल्ड्स रहते हैं अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे करके। ये जो फोल्ड्स होते हैं इनको कहते हैं बिलाई। क्या कहलाता है ये? बिलाई। इसको कहते हैं बिलाई। और इसके ऊपर जो ये छोटे छोटे और भी फोल्ड होते हैं इस तरह से, इनको कहते हैं माइक्रो बिलाई। क्या कहते हैं? माइक्रो बिलाई। अब ये माइक्रो बिलाई और माइक्रो बिलाई अगर इनको आपस में इसको फैला दें और इसका एरिया अगर कैलकुलेट करें तो एक फुटबॉल के मैदान के बराबर इसका एरिया हो जाता है। तो अगर जहाँ पे एरिया ज़्यादा बड़ा है, अगर सरफेस एरिया जिसका बड़ा है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। तो सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसा कि इसके पार्ट होते हैं सीकम, कोलॉन, रेक्टम, जिसमें असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसफर कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मॉइड कोलॉन। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। किसका? वाटर का। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में आ जाते हैं हमारा एंजाइम। अगर एंजाइम जैसा कि कुछ एंजाइम ऊपर देखें, एंजाइम की अगर डिफिनीशन की बात करें तो एंजाइम आर द बायोकैटालिस्ट विच इंक्रीज रेट और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड बायोकैटालिस्ट। जो भी बायोकैटालिस्ट रहते हैं एंजाइम, वो किसी भी रेट, जो हमारी रिएक्शंस रहती है उनकी रेट को घटा देता है या बढ़ा देता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं एंजाइम की, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती हैं, कि अगर टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ाया जाए, क्योंकि जो भी जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे जैसे जैसे उसकी कुछ समय तक तो वेलोसिटी बढ़ती है, बट एक समय के बाद में उसकी वेलोसिटी घटने लगती है। जो भी 37 डिग्री टेम्परेचर हमारी बॉडी का रहता है, तो 37 डिग्री टेम्परेचर पे ही मैक्सिमम रिएक्शंस होती हैं। अगर इससे टेम्परेचर कम होगा तो रिएक्शंस कम होगी, इससे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी रेट ऑफ रिएक्शंस घट जाएगा। अगर ग्राफ की बात करें, ग्राफ में देखें तो ये वेलोसिटी रहती है एंजाइम की, ये टेम्परेचर, और ये इधर एंजाइम की काम करने की वेलोसिटी। तो ये 37 डिग्री पर ही बी मैक्स कवर कर लेता है। पीएच सेंसिटिव होता है, एक स्पेसिफिक पीएच पे ही ये काम करते हैं, क्योंकि अगर एसिडिक मीडियम में ही जो एंजाइम काम कर रहा है वो एसिडिक में ही काम करेगा, और जो बेसिक मीडियम में काम कर रहा है या एल्कलाइन मीडियम में काम कर रहा है वो एल्कलाइन मीडियम में ही काम करेगा। तो उसके बाद में होता है स्पेसिफिक इन नेचर। कुछ एंजाइम्स सारे एंजाइम्स होते हैं स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, मतलब एक एंजाइम जो है वो सिर्फ एक सबस्ट्रेट पे ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए प्रोटीन वाला एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देगा, या प्रोटीन वाला एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को, या कार्बोहाइड्रेट वाला एंजाइम
प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, प्रोटीन वाला प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट वाला कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद में ये जो वर्क करते हैं लॉक एंड की मॉडल पे काम करते हैं, जैसे ताले और चाबी के लिए। स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब हो गया ताला और चाबी, मतलब जैसे एक ताले की एक चाबी होती है, ऐसे ही एंजाइम होता है, एक सबस्ट्रेट का एक ही एंजाइम होता है, वो उसी से खुलता है। यहाँ पे लॉक एंड की मॉडल प्रोसेस रहता है कि कैसे कि एंजाइम हो गया इसकी चाबी, ये हो गया ताला। अब ये चाबी इसमें लगेगी, जहाँ जहाँ पे इसकी जो एक्टिव साइड्स रहती हैं, ये इसकी एक्टिव साइड रहती हैं। यहाँ पे ये जैसे चाबी की एक्टिव साइड्स रहती हैं, ये जहाँ जहाँ पे इसके सबस्ट्रेट से टकराएंगी उसको वहाँ से तोड़ देंगी। ये देखिए यहाँ पे ये वहाँ से 3 जगह से टूट गया, इनकी 3 एक्टिव साइड से टकराया, ये 3 से यहाँ पे ये टूट गया, ये सिंपल फॉर्म में ये टूट गया और एंजाइम वैसा का वैसा बचा रहेगा। जैसे ताला खोलते हैं, ताला खुल जाता है, चाबी वैसे की वैसे निकल आती है, वैसे एंजाइम सेफ बच जाता है। तो लॉक एंड की मॉडल पे वर्क करता है।